हाँ लाओ बेटा। योगेंद्र बेटा, कम से कम एक हफ्ते के लिए तो रुक जा। माँ, आपका कहा बिल्कुल नहीं टालता मैं। इंदौर में कल बहुत बड़ा सम्मेलन है, जाना बहुत जरूरी है। सविता, योगेन अब सिर्फ हमारा बेटा ही नहीं रहा, बहुत बड़ा आदमी हो गया है। कई वक्त है इसके। क्यों बेटा? ठीक है फिर योगेंद्र, हम लोग कल सुबह निकल जाएंगे। पक्का ना मुकेश भैया? नहीं तो मैं टैक्सी कर लेता हूँ। अरे नहीं, मैं तुम्हें इंदौर छोड़ देता हूँ और शाम तक वापस आ जाऊंगा। अपना ख्याल रखिएगा। चलता हूँ भाभी। बहुत हुआ, चल। साहब तो पुलिस वाले आए थे। मैं गाड़ी में सूटकेस रख रहा था और वो यहाँ आकर खड़े होकर गोलियां चलानी शुरू कर दी। पुलिस वाले? जी, पुलिस वाले थे। कहाँ से आए थे? साहब वो इधर से आए थे और उधर खेतों की तरफ से भाग गए। जी मैं यहीं पास में रहता हूँ। गोलियां चलने की आवाज़ सुनी तो मैं दौड़ के आ गया। सर मैं प्रकाश जी का गार्ड हूँ, उनके घर के बाहर ही खड़ा रहता हूँ। गोलियों की आवाज़ मुझे भी सुनाई दी थी। सर मैं और मेरा भाई गगन सो रहे थे, गोलियों की आवाज़ से ही जागे। क्या हुआ? तब योगेंद्र जी को किसी ने गोली मार दी। हे भगवान। बहुत नामी पंडित थे योगेंद्र जी। अभी कल ही आए थे गांव में रामलीला के उद्घाटन के लिए। जा कहाँ रहे थे? मुकेश को पता होगा। वो वही रहा करता था, तो दिन बाद वहाँ एक सम्मेलन शुरू होने वाला था और उसी सिलसिले में उसका वहाँ जाना जरूरी था। योगेंद्र जोशी, एक नामी पंडित, एक सम्माननीय व्यक्ति। उन्हें दिन दहाड़े दो लोगों ने गोलियों से मार डाला जो पुलिस वाले दिखते थे। कत्ल के इरादे से उन्हें बहुत करीब से गोलियां दागी गईं और योगेंद्र जोशी की तत्काल मौके पर ही मौत हो गई। क्या था ये? कोई एनकाउंटर, कोई साजिश या फिर सोचा समझा प्लान? एकदम क्लोज रेंज से 6 गोलियां चलाई गईं। हार्ट, लंग्स और पेट रप्चर हो गए, फट गए। 6 गोलियां? हमें बॉडी में 6 गोलियां मिली। छह गोलियां बॉडी से मिली हैं, 2 गोलियां क्राइम स्पॉट से। 6 गोली योगेंद्र जोशी को दागी गई, 2 गोली मुकेश जोशी को दागी गई और दोनों गोलियां मुकेश को लगने से चूक गई। काश मैं अपने भाई को बचा पाता। मैं तो बस गाड़ी की डिक्की में सामान जमा रहा था। उतने में वो आदमी आया और
धड़ाधड़ गोलियां चलानी शुरू कर दी। मैंने योगेंद्र को बचाने की कोशिश की थी, लेकिन तब तक वो जमीन पर गिर चुका था। फिर वो आदमी और पास आया तो मैं अपने आप को बचाने के लिए कार के पीछे जा छुपा। वो लोग बाइक पे आए थे? जी हाँ सर, लाल बाइक थी। आप उनका नंबर नोट कर पाए? जी, जब वो भाग रहे थे तब मैंने नंबर प्लेट देखने की कोशिश की थी, लेकिन उस बाइक पर कोई नंबर प्लेट नहीं थी। 0.8 mm की गोलियां हैं, माउजर गन। इस तरह की गन का इस्तेमाल पुलिस फोर्स में किया जाता है। मैडम, डीआईजी साहब आपसे मिलना चाहते हैं। सर, सब चेक पोस्ट पे खबर कर दी गई है सर। जगह जगह नाकेबंदी भी लगा दी गई। सर, बाइक पे नंबर प्लेट थी ही नहीं सर। ये योगेंद्र जोशी बड़ा इनामी आदमी था, बड़ा इज्जतदार शख्स। जी, मुझे पता चला सर। मामला सुलझाने और दोषियों को पकड़ने के लिए मुझे ऊपर से फोन आने शुरू हो गए हैं। जी, मैं समझ रहा हूँ सर। इस इन्वेस्टिगेशन में स्पेशल सेल आपके साथ रहेगी। राइट सर। बड़ा हाई प्रोफाइल मामला है सर। पता चला है योगेंद्र जोशी बड़े बड़े रसूख वाले लोगों के घर में पूजा पाठ यज्ञ हवन किया करता था। हर किसी पे नजर रखनी होगी, पर मेरा सर यही सोच सोच के चकरा रहा है कि वो कौन है जो इतने बड़े आदमी से निपटने के लिए पुलिस का इस्तेमाल करेगा। हो सकता है सर ये कोई नकली पुलिस हो। अमृता, किसी भी चीज की परवाह मत करना। हमें ये केस जल्द से जल्द क्रैक करना है। हो जाएगा सर। ये योगेंद्र जोशी हत्याकांड से बहुत लोग नाराज हैं। हमें इस केस की तह तक जल्द पहुंचना होगा। सर, सत्य है, 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 सत्य है। दो लोग बिना नंबर प्लेट वाली रेड बाइक पे आए। इन दोनों ने पुलिस की वर्दी पहनी हुई थी और माउजर गन का इस्तेमाल किया, जो पुलिस फोर्स करती है। वर्दी और गन दोनों पुलिस की। इससे दो ही पॉसिबिलिटीज हो सकती है। पहली, योगेंद्र जोशी से बदला लेने के लिए उन लोगों ने पुलिस का इस्तेमाल किया, या फिर दूसरी, हम लोगों को धोखा देने के लिए उन लोगों ने पुलिस की वर्दी पहनी। हाँ, ये दोनों पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। कल्प्रिट्स और मोटिव, हमें दोनों पर ध्यान देना होगा। दोनों में से कोई एक हमें इस मामले की जड़ तक पहुंचाएगा। जी मैम। मोटिव, कल्प्रिट्स। पंकज, मैं चाहती हूं कि तुम्हारी टीम कल्प्रिट्स पे फोकस करे। राइट मैम। वर्दी, गन वगैरह, और मेरी टीम मोटिव ढूंढने की कोशिश करेगी। दुश्मनी, बदला, इस पर कंसंट्रेट करेगी। जैसे ही दोनों टीम्स की जांच एक कॉमन पॉइंट पे पहुंचेगी, हम साथ बैठकर एक खाका तैयार करेंगे। राइट मैम। एक हाई प्रोफाइल हत्याकांड और उसकी मल्टी डायरेक्शनल जांच पड़ताल, जिसके एक तरफ मोटिव्स और मकसद की भूल भुलैया थी और दूसरी तरफ कल्प्रिट्स और दोषियों के चेहरे पर पड़ा स्याह नकाब। सर, राज्य के सारे थानों से मिली खबर के मुताबिक केवल एक माउजर गन चोरी हुई है, वही भोपाल के इंस्पेक्टर के घर से। चोरी कब हुई? कोई 15 रोज पहले, 6 अक्टूबर 2012 को इसकी एफआईआर भी रजिस्टर की गई।
भोपाल यहाँ से करीब 116 किलोमीटर दूर है, राइट? राइट सर। चलो और जानकारी निकलवाई जाए। मेरा बेटा मेरे ही कदमों पे चला और अपनी मेहनत के बल पर एक बहुत बहुत बड़ा पंडित बना। उसने अपनी पढ़ाई पूरी की, योग्यता हासिल की और जिंदगी में उसे जो कुछ भी मिला उसकी मेहनत, ईमानदारी और अच्छे चरित्र की वजह से मिला। भूपेश जी, आप उदयपुरा के प्रधान हैं। आपके बेटे बड़े बड़े लोगों के घर जाकर पूजा पाठ, यज्ञ हवन किया करते थे। वो इंदौर से ही काम करते थे ना? जी, योगेंद्र बहुत अच्छा काम कर रहा था और लोग उसे काफी पसंद भी करते थे। आपकी पत्नी अनीता, वो इंदौर की ही है ना? जी हाँ। चलता हूँ भाभी। मुकेश जी, क्या आपने उन किलर्स को ठीक से देखा था? क्या आप हमें उनका हुलिया बता सकते हैं ताकि हम स्केच बनवा पाए? जी, मैं उन्हें ठीक से देख नहीं पाया क्योंकि वो लोग लगातार गोलियां चला रहे थे और जैसे ही मैंने योगेंद्र को बचाने की कोशिश करनी चाहिए तो लोगों ने मुझ पर भी फायरिंग शुरू कर दी और मैं कार के पीछे जाकर छुप गया। मुझे उन सभी लोगों की लिस्ट चाहिए जिनके घर योगेंद्र पूजा पाठ किया करते थे। बहुत ही बड़े आदमी थे, हमारे यहाँ भी उन्होंने कई बार पूजा पाठ किया था। कोई 6 महीने में मैं एक बार मिला करता था उनसे। हाँ, अच्छे पंडित थे। पूजा के सिलसिले में कई बार मुलाकात हुई उनसे। थैंक यू सर। कई बार क्या होता है कि अगर आप अपने काम में अच्छे हैं तो पावरफुल कॉरिडोर्स में आपका आना जाना होता है, तो आप खुद भी पावरफुल हो जाते हैं। सर, यू मीन टू से पॉलिटिकली पावरफुल हो जाते हैं? हाँ, इन्हें भी आपके संबंध बनने लगते हैं तो जाहिर है दोस्ती भी बनेंगे और दुश्मन भी। कमाल के आदमी थे योगेंद्र जी। घर में कोई आपसी अनबन तो नहीं थी? अरे नहीं साहब, बहुत नेकी परिवार है। पिताजी जो है भूपेश जी, सालों से पूरा गांव जानता है और योगेंद्र जी उनके पद चिन्ह पर चले और मुकेश जी गांव में रहकर ठेकेदारी करते हैं। भूपेश जोशी तो यहाँ के प्रधान है ना? हाँ साहब, ये पिछले साल ही चुनाव जीते हैं। साहब आपको तो पता है गांव में ब्राह्मणों की चलती है तो ठाकुरों की। भूपेश जोशी के प्रधान बनने से ठाकुर लोग थोड़ा नाराज हो गए। किसको हराकर प्रधान बने वो? रघुवंश जी, पहले वही प्रधान हुआ करते थे। 5 की रात चोरी हुई। सिर्फ गन चोरी हुई, आपकी वर्दी नहीं? पूरे इलाके में हर किसी की जांच पड़ताल की, लेकिन उसका कहीं कोई भी नामो निशान नहीं है। और गोलियां? उसकी मैगजीन लोडेड थी। तलाश करिए, हाजिर करिए सबको। होना इस गन की चोरी का योगेंद्र जोशी हत्याकांड से कोई ना कोई ताल्लुक जरूर है। करता हूँ। खबरें काम पे लगा। लगता है किसी ने एक प्लान के तहत पुलिस की वर्दी का इस्तेमाल किया। सर, देखिए, हार और जीत इलेक्शन का हिस्सा होता है। जाहिर सी बात है, जो हारता है उसे गुस्सा होता है, नाराजगी होती है, कुछ समय लगता है, लेकिन बंदा हार को स्वीकार कर लेता है। आपके बेटे प्रकाश और योगेंद्र जोशी के बीच में झगड़ा हुआ था? झगड़ा नहीं हुआ था मैडम, जरा सी बहस हुई थी बस। और आपने उस पर इल्जाम लगाया था कि अपने पिता को जिताने के लिए उसने मैनिपुलेशन किया। मतगणना के अनुसार भूपेश जोशी जी 243 मतों से जीतते हैं। उन्हें टोटल 956 वोट मिले हैं, जबकि रघुवंश चौहान जी को 713 मत मिले हैं। तुमने मतदान में गड़बड़ करेगी। अपनी पहुंच का नाजायज फायदा उठाकर अच्छा नहीं किया तुमने योगेंद्र। प्रकाश जी, आप भी रसूख वाले आदमी हैं।
आपके पिताजी यहाँ के प्रधान थे। और रही बात आरोप प्रत्यारोप की, तो ये इल्ज़ाम तो मैं भी आप पे लगा सकता हूँ। कह सकता हूँ कि हर बार इसी तरह से आप भी चुनाव जीतते हैं। इतने वक्त से अगर हम जीतते चले आ रहे हैं तो केवल लोगों के समर्थन से। फिर आपको बड़प्पन का परिचय देते हुए गरिमा के साथ हार को स्वीकार लेना चाहिए। स्वीकार लेना चाहिए कि अब आपको जनता का समर्थन मिलना बंद हो गया है। फिर मैं गुस्सा था, लेकिन उस बात को 1 साल हो चुके हैं। उसके बाद सब शांत हो गया था और मैंने फैसला किया था कि 5 साल पूरी तैयारी करूंगा, फिर से चुनाव लड़ूंगा। तो आपके मुताबिक योगेंद्र अपनी ताकत अपने प्रभाव का इस्तेमाल कर रहा था? जी कर रहा था। वो एक पावरफुल आदमी था, लेकिन इसका यह मतलब कतई नहीं कि मैं या मेरे पिताजी उसको अपने रास्ते से हटाने की कोशिश करते। प्रकाश और उसके बाप के फोन रिकॉर्ड्स निकलवाओ। मुझे लगता है इस दाल में कुछ ना कुछ काला हमें जरूर मिल जाएगा। यस मैडम। एक बात और पीयूष, ये मुकेश जोशी के बैकग्राउंड डिटेल्स निकल, हमें कोई भी एंगल नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। जी मैम। ओम अनादिनिधिनो देव शंख चक्र गदाधर अक्षैव पुंडरीकाक्ष प्रेतमोक्षी प्रदुर्भवः। सर, पूरे जिले में खाकी कपड़ा सिर्फ 7 दुकानों में बिकता है। पूरी संभावना है कि इस काम के लिए वर्दी सिलवाई गई होगी। बिल्कुल सर, लेकिन सर ये भी हो सकता है कि ये सब कहीं बाहर से करवाया गया हो ताकि कोई सुराग हाथ न लगे। गन भोपाल से चुराई गई है। वर्दी का भी चांस लेके देखते हैं। पिछले 2 महीनों में कोई 56 लोगों ने खाकी कपड़ा खरीदा है। सोचने की बात है। खाकी कपड़े से या तो वो पुलिस की वर्दी सिलवाएगा या एनसीसी की। बस कंडक्टर, ड्राइवर या फिर चौकीदार, ये भी तो हो सकते हैं। सभी रसीदों में नाम तो है पर कांटेक्ट नंबर वगैरह नहीं है। और कई नाम ही कॉमन है। कोई पुलिसमैन हो सकता है या सर्विस से कोई और। अगर खाकी कपड़ा खरीदा गया है तो सिलवाया भी गया होगा। टेलर्स हमेशा नंबर लेते हैं ट्रायल्स और डिलीवरीज के लिए। मुमकिन है। इनफैक्ट ऐसे कामों के लिए तो अक्सर खास टेलर्स ही होते हैं। तो फिर पता करो। वैसे भी मोटिव्स को लेकर हमारे पास अब तक कोई लीड, कोई सुराग नहीं। ये रखना। कोई नई लीड मिली? जी मुकेश जोशी कॉन्ट्रैक्ट पे काम लेता है, ठेके लेता है। दोनों भाइयों के बीच कोई अनबन? नहीं, उन दोनों के बीच तो काफी लगाव था। लेकिन वो किलर्स तो खास तौर पे योगेंद्र जोशी को ही मानने आए थे। एक बात और पता चली है मैम, पिछले साल गांव की सड़कें बनाने का कॉन्ट्रैक्ट मुकेश जोशी के नाम खुला था। इससे किसी को प्रॉब्लम? हाँ, एक और ठेकेदार, उसे परेशानी थी इससे, उसने भी टेंडर भरा था। कौन? गजानन शास्त्री। साहब, इस काम का मुझे 20 साल का तजुर्बा है। मुझसे पहले मेरे पिताजी यही काम किया करते थे। ज़रा सी गड़बड़ हो, चुटकी में समझ जाता हूँ। कदम, पिछले 3 महीनों में 56 लोगों ने खाकी कपड़ा खरीदा है। इनमें से जिन लोगों ने तुमसे यूनिफॉर्म सिलवाई है, मुझे उसकी लिस्ट चाहिए पूरी डिटेल के साथ। 56 में से 54 मेरे पास आए हैं। पूरी डिटेल दे सकता हूँ आपको, लेकिन कोई 2 हैं जो मेरे पास नहीं आए। इस जिले में और कौन है जो वर्दी सिलता है? एक छोटा मोटा दर्जी है, घनश्याम टेलर। भूले भटके कुछ लोग वहाँ भी चले जाते हैं। हो सकता है वो दोनों उसके पास गए। जी मैं बिल्कुल गुस्से में था। मैंने भी टेंडर भरा था और मेरे काम में कोई कमी नहीं।
ठेका नहीं मिला तो अब मुकेश और उसके भाई योगेंद्र से गुस्सा थे? जी मैं बहुत परेशान था, लेकिन अगर आप इन सबको योगेंद्र जोशी की हत्या से जोड़ रही हैं तो माफ कीजिएगा, आप गलत रास्ते पे हैं। ऐसा क्यों? अरे मैडम, क्योंकि जोशी जी बहुत पावरफुल आदमी थे। हम उन पे गुस्सा करने की हिम्मत कर सकते हैं, लेकिन इतना सब करने की हिम्मत नहीं है हमारी। और अगर समझो ऐसा किया भी तो आज तक जितना कमाया है सब खत्म। ठीक है, एक ठेका नहीं मिला दूसरा सही, ठेकेदारी में चलता है ये सब। अनबन, दुश्मनी, इस सब के मोटिव्स तो बहुत थे, हर जगह थे, हर तरफ थे, लेकिन किसी का भी सीधा साधा ताल्लुक योगेंद्र जोशी से नहीं था। हर चीज इसी बात के इर्द गिर्द घूम रही थी कि योगेंद्र जोशी एक रसूख वाला और बहुत प्रभावशाली आदमी है। दोषी कौन है, सारी जांच उसी दिशा में जा रही थी और बहुत जल्द कोई ना कोई सुराग सामने आने वाला था। सर, जिन 54 लोगों ने सुपर टेलर से वर्दी सिलवाई सबका पता चल चुका है। मतलब ये कि 2 बाकी हैं जिन्होंने घनश्याम टेलर से सिलवाई। उन 2 को भी हमें चेक करना होगा सर। साहब ये किसी विक्की नाम के आदमी ने सिलवाई थी। दोनों वर्दियां? जी साहब। कब, किस तारीख को? 7 अक्टूबर। जी बिल्कुल, 7 अक्टूबर। 5 अक्टूबर को भोपाल में पुलिस इंस्पेक्टर के यहाँ से गन चोरी होती है और 7 अक्टूबर को वर्दियां सिलवाई जाती हैं। 9 अक्टूबर को डिलीवरी डेट दी गई है और उसका नंबर भी लिखा हुआ है। The number that you are trying to reach is out of service. सर, फोन तो ऑटो सर्विस आ रहा है। ये विक्की कौन है? इतना तो हमको याद नहीं साहब। दरअसल उस दौरान हम इंदौर गए हुए थे कुछ अपने कामों के लिए और यहाँ का काम भोला सिंह देख रहा था जो हमारे यहाँ काम करता है। कहाँ है भोला सिंह? वो तो अपने घर सीहोर गया हुआ है साहब। उसका नंबर दो। जी साहब, एक मिनट। The number that you are trying to reach. सर, भोला सिंह का फोन तो ऑटो सर्विस बता रहा है। किसी बड़ी साजिश की बू आ रही है और विक्की की फोन की डिटेल कल तक मिल जाएगी। उम्मीद है इसके फोन का कोई था योगेंद्र जोशी तक जाता हूँ। सुनो, अगर रात लौटने में देरी हो गई तो मैं इंदौर में ही रुक जाऊंगा, कल सवेरे ही आऊंगा। जी। किसी भी चीज का क्या मतलब सविता, जब आपका सबसे प्यारा बच्चा ही आपको छोड़कर चला जाए। ऐसी भी क्या दुश्मनी कि कोई किसी को इतनी बेरहमी से मार डाले। पूरे गांव में कोई नहीं जानता कि विक्की कौन है। इनफैक्ट पूरे गांव में किसी का नाम विक्की है ही नहीं, ना तो किसी का निकनेम विक्की। आई एम श्योर वो जो भी है उसका इस केस से कोई ना कोई लेना देना जरूर है। लगता है टेलर के यहाँ 2 वर्दियां सिलवाई गई थी। तो सीहोर वाले भोला सिंह के जरिए, और उसका नंबर भी बंद आ रहा है। दाल में डेफिनेटली कुछ काला है। इस विक्की की फोन डिटेल्स आ जाएंगी कल तक हमारे पास। सर, ये विक्की जो है इंदौर का रहने वाला है। 5 अक्टूबर 2012 को इसने प्रीपेड सिम खरीदा, जिससे केवल से 3 ही नंबर पर बातचीत की गई, जिसमें से एक नंबर भोला का था और बाकी 2 दूसरे नंबर 444-578-765 और 444-234-323। ये 2 नंबर अब आउट ऑफ सर्विस है। इतने सारे आउट ऑफ सर्विस नंबर्स की भूल भुलैया, और इसी दौरान विक्की अपना सिम खरीदता। अनिल, हो ना हो, ये सारी बातें एक ही तरफ इशारा कर रही है कि हम अपनी मंजिल की ओर बढ़ रहे हैं। चलो।
12/45 भवानी नगर, लेकिन दरवाजा तो बंद है। जी ये विकी इस पास वाले घर में रहता है ना? हाँ साहब, यहीं रहता है। कहाँ है अभी? काम पे गया होगा। कहाँ काम करता है? वो मेन बाजार में किसी हार्डवेयर की दुकान में काम करता है साहब, पर उसकी दुकान का नाम और पता मुझे नहीं मालूम साहब। जी साहब, विक्की यही काम करता है। ये विक्की वही है ना जो भवानी नगर का रहने वाला है? जी हाँ साहब। अभी कहाँ है वो? जी अभी किसी काम से गया है, बस आधे घंटे में आ जाएगा। साहब बात क्या है? ट्रिपल 487879। अब बोले तेरा नंबर नहीं है? नहीं साहब, ये मेरा नंबर नहीं है। योगेंद्र जोशी मर्डर केस, बता इससे क्या लेना देना है तेरा? मैडम जी, योगेंद्र जी तो बहुत बड़े आदमी थे, मेरा भला उनसे क्या लेना देना हो सकता है? मैं तो मामूली सा मजदूर हूँ। इस नंबर का सिम कार्ड इंदौर से तुम्हारे नाम से खरीदा गया था, और ये रहे वो डॉक्यूमेंट्स जो तुमने सिम लेते वक्त दिए थे, और ये रही वो कॉल लिस्ट जिस पे तुमने कॉल किए थे। और घनश्याम टेरेस के भोला सिंह से तुमने 2 वजह से लाई थी पुलिस की। ठीक, सच बोलना सेहत के लिए अच्छा होता है, तेरे लिए भी अच्छा होगा। चल जल्दी से बता किसके लिए काम करता है? मैडम जी, मैंने तो सिम इस्तेमाल ही नहीं किया था। हाँ याद आया, मैंने सिम किसी और के लिए खरीदा था। तेरी बात पर विश्वास कर लिया, अब बता किसके लिए खरीदा था? मैडम जी, हार्डवेयर की दुकान के साथ साथ मैं एक ठेकेदार के लिए भी काम करता हूँ। उसने मुझसे बोला था कि मैं उसे नया सिम कार्ड ला करके दूँ। उसे नए नाम से ठेका लेना था, जिसके लिए उसे नया नंबर चाहिए था। कौन है ये ठेकेदार? उदयपुरा गांव के गजानंद शास्त्री। जी मैं यहीं पास में रहता हूँ। गोलियां चलने की आवाज़ सुनी तो मैं दौड़ के आ गया। जिन जिन लोगों से हमने पूछताछ की है, ये उन्हीं लोगों में से एक है। मैम, गजानंद का सेल बंद आ रहा है। शायद हमारी पूछताछ से अलर्ट हो गया। गजानन शास्त्री वो घर पर नहीं है। कहाँ गए? किसी काम से गए हैं, कुछ बताया नहीं। मुझे सच में नहीं पता वो कहाँ गए हैं। हमें आपके सारे रिश्तेदारों की डिटेल चाहिए। जी मैम, गजानन घर पे नहीं है।
गजानन शास्त्री के हर रिश्तेदार के यहाँ लगभग खोज के देख लिया हमने। न जाने कहाँ फरार है। जिससे भी पूछते हैं वो यही कहता है कि उन्हें नहीं पता कि कहाँ गया है। जिससे तकरीबन ये साबित हो जाता है कि वो इस सब में शामिल है। सोचने वाली बात यह है कि टेंडर पर हुई झगड़े की बात इतनी आगे जा सकती है, इतनी आगे कि एक साजिश रची जाए, 2 हत्यारे लाए जाए और सबसे बड़ी बात पुलिस यूनिफॉर्म का इस्तेमाल किया जाए। हो सकता है कि इस सब के पीछे कुछ और भी हो सकता है कि गजानन शास्त्री सिर्फ एक ऊपरी मोहरा है, लेकिन जो भी है वो इस केस की बहुत ही इंपॉर्टेंट कड़ी है। मैं मुझे लगता है कि इसके फोन रिकॉर्ड्स की जांच करनी चाहिए, क्योंकि विक्की के जरिए जो उसे फोन हासिल हुआ था उससे गजानन ने इससे किस किस को फोन किया। ये ठीक है। सुबह 7:15 बजे योगेंद्र अपने भाई के साथ घर से बाहर निकलता है। उसकी कार यहाँ पर पार्क्ड है। वो कार तक पहुंचता है, इतने में 2 लोग बाइक पर पुलिस यूनिफॉर्म में वहां से यहाँ आते हैं, यहाँ रुकते हैं, उस पर गोलियां चलाते हैं और फिर यहाँ से गायब हो जाते हैं। वो जरूर उनके बाहर आने का इंतजार कर रहे होंगे। मुझे लगता है कोई तो है जो उन्हें इन्फॉर्म कर रहा था। अगर आपका इशारा मुकेश जोशी की तरफ है तो उसके फोन रिकॉर्ड्स बताते हैं कि इस दौरान उसकी किसी से भी बात नहीं हुई है। मेरा मतलब है कि कोई तो है जो जानता था कि वो घर से कब निकलने वाला है। वो बहुत ही फेमस आदमी है। वो इस गांव में रामलीला के उद्घाटन के लिए आया था। हो सकता है कि फैमिली मेंबर्स के अलावा और भी कोई है जो जानता था कि वो घर से इंदौर के लिए कब निकलने वाला है। पंकज, मुझे ना ये सब कोऑर्डिनेटर लगता है। साजिश का मास्टरमाइंड। कोई तो जरूर इसका मास्टरमाइंड है। सर, विक्की के फोन नंबर में से एक तो 444578799 ये गजानन इस्तेमाल कर रहा था और बाकी के दोनों नंबर बंद आ रहे हैं और दोनों ही नंबर फर्जी कागजात के जरिए इंदौर से लिए गए। हो सकता है कि ये दोनों नंबर्स उन कातलों के हों। 444878799 से 18 अक्टूबर को सुबह 7:15 बजे दोनों में से एक नंबर 444234233 पे कॉल किया गया था। इसका मतलब हमारा अंदाजा बिल्कुल सही था। ये सब कोऑर्डिनेटर था। सिग्नल मिला कि योगेंद्र घर से बाहर निकल रहा है, उन्हें निकलना चाहिए। ये बात तो पक्की है कि कोई तो है जो निगरानी रख रहा था। जो गजानन शास्त्री भी हो सकता है। इसका मतलब दोनों कातिल पहले से वहां तैयार खड़े थे। मतलब गजानन के अलावा और कोई भी शामिल है? क्या हमें ये 444234323 इस नंबर का पिन पॉइंट लोकेशन मिल सकता है जिस पे गजानन शास्त्री ने फोन किया था? यस मैम, बस 1-2 दिन का टाइम लगेगा। निकलवाओ फिर। ये गजानन शास्त्री के फोन रिकॉर्ड्स क्या दिखा रहे हैं? पिछले 1 महीने से सीहोर के एक नंबर से लगातार टच में है। कहाँ है भोला सिंह? वो तो अपने घर सीहोर गया हुआ है साहब। भोला सिंह तो टेलर शॉप में काम करता है, वो भी तो सीहोर का ही है। सीहोर का ये नंबर है किसका? कोई देवेश प्रताप राजपूत है। सीहोर पुलिस से बात करो, उनसे कहो कि देवेश राजपूत की सारी डिटेल्स पता करें। सर, देवेश राजपूत सीहोर का एक जाना माना नेता है। उसका इस उदयपुरा के गजानन शास्त्री से क्या ताल्लुक है? सर, ऐसा तो कोई संबंध अब तक नहीं खोज पाए हैं, लेकिन देवेश राजपूत उदयपुरा से चुनाव लड़ने की तैयारी जरूर कर रहा है। ऑलराइट, मतलब यह कि उसका उदयपुरा से कुछ ना कुछ ताल्लुक जरूर है। गजानन शास्त्री, ये नाम सुना हुआ है? सुना ही होगा। पिछले 1 महीने में 25 बार आपने उससे फोन पे बात की है। अगर वो उदयपुरा के हैं तो जरूर हमारे कोई शुभचिंतक रहे होंगे। अपने इलेक्शन की कैंपेनिंग के सिलसिले में बात की होगी। और योगेंद्र जोशी, ये नाम तो आपने पक्का सुना होगा। बिल्कुल सुना है, काफी नामी पंडित थे। और उनका झुकाव आप जिस पार्टी से हैं उसकी विरोधी पार्टी की ओर रहा। देखिए मैडम, ऐसे बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारी पार्टियां हैं जो हमारे विरोध में हैं, पर इसका मतलब ये थोड़ी है कि हम सबको रास्ते से हटा दें। योगेंद्र जोशी के प्रभाव का दायरा बहुत ही मजबूत था उदयपुरा। तो ये जाहिर सी बात है
कि आपने उसे अपने रास्ते का कांटा समझ लिया होगा, और दूसरी बात ये, गजानन शास्त्री इस सब में कैसे शामिल है, इसके पुख्ता कारण है हमारे पास। लेकिन हमारा ये मानना है कि उसने ये सब अकेले नहीं किया। तो आपका मानना है इस सबके पीछे कोई मास्टरमाइंड है, और वो मास्टरमाइंड हम हैं? हो सकता है। आपको क्या लगता है कि आप हमारे मुंह पर बोल देंगी और हम मान लेंगे कि हाँ हम इसमें शामिल हैं? जी, अगर आप हैं तो ये कन्फेस करने का बहुत ही अच्छा मौका है। तो ठीक है, हमारा ऑनेस्ट कन्फेशन ये है कि हम इसमें शामिल नहीं हैं। हमें पूरा यकीन है कि आप हमारी बात पर यकीन नहीं करेंगे। इसके बाद भी आप हमारी पूरी इंफॉर्मेशन निकालेंगी, पुलिस हमारे पीछे लगाएंगी, हमारे फ़ोन रिकॉर्ड्स चेक करेंगी। प्लीज़ कीजिए, अपनी पूरी तसल्ली कीजिए। लेकिन मैडम, हम इसमें कहीं भी शामिल नहीं। मेरा इंट्यूशन है कि ये इसमें शामिल है, लेकिन कैसे, ये पता करना पड़ेगा। नहीं मैडम, मुझे नहीं लगता मेरे बेटे योगेन की कभी देवेश राजपूत से कोई खास बातचीत रही हो। और अगर उसकी किसी से बातचीत रही भी है तो इसका हमें पता नहीं। हाँ, लेकिन उसका काफी बड़े लोगों के साथ उठना बैठना था। देखिए मैडम, मेरा बेटा एक नामी पंडित था, बड़े बड़े लोगों पर उसका प्रभाव था, लोग उसे प्यार करते थे, उसका सम्मान करते थे, उसकी ईमानदारी और अच्छे काम की वजह से। वो सत्ता का भूखा नहीं था, कभी नहीं रहा, कभी नहीं। आपको ठीक से याद है कि बाइक पे कोई नंबर प्लेट नहीं लगी थी? जहां तक मुझे याद है उस बाइक पे कोई नंबर प्लेट नहीं थी। पीयूष, उस बाइक के बारे में कुछ पता नहीं चला ना? कोई लीड नहीं मिली ना? नहीं मैडम, तलाश जारी है। जैसे नए सिम कार्ड्स हासिल हो गए, पुलिस के नए यूनिफॉर्म्स बनवाए गए, वैसे ही हो सकता है कि ये बाइक भी हासिल की गई। सारे बाइक के शोरूम्स में चेक करो, हो सकता है वहां से कोई लीड मिल जाए। जी मैडम। हार्डवेयर शॉप में काम करने वाले विक्की से योगेंद्र के पड़ोसी गजानन शास्त्री, गजानन शास्त्री से उदयपुरा के बाहर का नेता देवेश राजपूत, जिसका उदयपुरा से एक नाता जरूर था, इन सब तक पहुंचा गया। लगभग पूरा खाका सामने था, लेकिन मुख्य आरोपी ठेकेदार गजानन शास्त्री अब भी खाके से कहीं बाहर लापता था और जुर्म का मकसद अब भी अनजान ही था। लेकिन जल्द ही एक नया सुराग, एक नया सिरा क्या जांच की थाली में परोसा जाने वाला था। हाँ साहब, हाईवे से सटी रोड के किनारे के शोरूम से 14 अक्टूबर को एक बाइक खरीदी गई थी साहब। लाल रंग की बाइक? हाँ साहब, लाल रंग की बाइक उदयपुरा से खरीदी गई थी साहब। उसका रजिस्ट्रेशन होना भी बाकी था। जी साहब, साहब ये आपकी लीड हो सकती है। यस मैम, 14 अक्टूबर को एक रेड कलर की बाइक उदयपुरा से किसी ने खरीदी थी। किसने खरीदी थी? गगन सिंह। गगन सिंह? ये भी योगेंद्र जोशी का पड़ोसी है। ये साजिश काफी गहरी लग रही है। आकाश सिंह जी। तुम्हारा भाई गगन सिंह कहाँ है? जी वो बिहार में है, हमारे होम टाउन गया है। नंबर दो। The number you have called is currently switched off. सर नंबर तो बंद आ रहा है। सर मैंने कुछ नहीं किया साहब। मुझे कुछ नहीं पता है साहब, कुछ नहीं पता है मुझे। देखते हैं तेरी याददाश्त कब तक खराब रहती है।
देख, अगर मैंने तुझे इन लोगों के हवाले कर दिया ना तो ये सलीके से पेश नहीं आएगी। इसलिए आखिरी मौका है तेरे पास, जो भी सच है सब बता दे। समझा आकाश? मैडम मुझे नहीं पता गगन नई बाइक क्यों लाया था। मतलब तुझे पता है कि गगन नई बाइक लाया था? गगन ने बोला था कि वो दोस्तों के लिए ली है। कौन थे वो दोस्त? जी वो भी नहीं मालूम। वो 16 तारीख की रात को आए थे। कौन थे वो? जी मुझे नहीं मालूम मैडम जी, लेकिन वो 18 तारीख की सुबह ही निकल गए थे। तुमने देखा निकलते हो? नहीं, गगन ने बोला था कि वो सुबह जल्दी निकल गए। और बाइक ले गए? गगन ने तो यही बताया था। मतलब वो लोग ही कातिल थे? जी मुझे नहीं मालूम। चल बता, कौन थे वो लोग? मालूम जी गगन ने बताया था कि मनोज के दोस्त थे। कौन है ये मनोज? मनोज प्रजापति। वो प्रकाश चौहान का पर्सनल बॉडीगार्ड है। और क्या जानता है तू उस मर्डर केस के बारे में? मैडम मुझे कुछ नहीं मालूम। शायद मेरा भाई इसमें शामिल हो। वो 18 तारीख की सुबह से गायब है, जिस दिन योगेंद्र जी की हत्या हुई। मैं इस बाइक के चक्कर में बहुत डर गया। मैम, प्रकाश चौहान का मोबाइल भी स्विच ऑफ आ रहा है। अब ये भी फरार हो गया? जब हमने इन लोगों से पूछताछ शुरू करी तब इन्हें समझ आया कि जाल में फंस सकते हैं। ये साजिश हमने जितना सोचा था उससे कई ज्यादा बड़ी मालूम पड़ती है। हमें जल्दी उसके बॉडीगार्ड मनोज तक पहुंचना होगा, इससे पहले कि वो भी फरार ना हो जाए। देखिए, आप मेरे बेटे पे गलत इल्जाम लगा रही हैं। है कहाँ वो? और उसका बॉडीगार्ड मनोज कहाँ है? मैं नहीं जानता, खुद ही ढूंढ लीजिए। देखिए, आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। मैं गांव का इज्जतदार आदमी हूं, गांव का प्रधान रह चुका हूं मैं। देखिए, आपको मुझसे कुछ भी हासिल नहीं होगा। मैं जो भी इंफॉर्मेशन चाहती हूँ ना, उसे हासिल करना अच्छी तरह से जानती हूँ। अगर मैं अपने पे आ गई तो आपके लिए अच्छा नहीं होगा। इसलिए बेहतर यही होगा कि जो भी सच है साफ साफ बता दीजिए। और हाँ, मेरे बारे में कोई भी गलतफहमी मत पालिएगा। मेरे सब्र का इम्तिहान तो बिल्कुल भी मत लीजिएगा। जो भी सच है ना वो उगल दीजिए। आप समझ रहे हैं ना? चलिए बताइए, कहाँ है मनोज? वो अपने घर गया है। कहाँ है उसका घर? भोपाल। और आपका बेटा प्रकाश, वो कहाँ है? मुझे नहीं पता। नहीं पता तो ठीक है। जैसे ही मनोज मेरे हाथ लगेगा मैं उससे सब कुछ सच सच उगलवा लूंगी। लेकिन अगर उसे भी प्रकाश के बारे में कुछ नहीं पता हुआ तो आपको हमारे दर्शन दोबारा होंगे। देख, मुझे और इस डंडे को तकलीफ देने से पहले ये तय कर ले कि बात कैसे करनी है। मेरी ड्यूटी थी तो मैंने तुझे बता दी। वो क्या है ना कि ये डंडा इस्तेमाल करना मुझे नहीं आता, इसलिए जब ये चलेगा तो
कैसे चलेगा, कहां पड़ेगा, कैसे पड़ेगा और कितनी जोर से पड़ेगा, ये मुझे नहीं पता। तो अब तू डिसाइड कर कि तुझे मुझसे बात करनी है या इस डंडे से। हाँ बोल, बता। हाँ, बोल बोल, मैं सुन रही हूँ, बोल। सचिन और जग्गा। गुड, तो ये दोनों कातिल हैं। जी। और इनका आगा पीछा? वो लोग भोपाल जेल में थे। आगे बोल। उन्हें बेल पर बाहर निकाला गया। 3 अक्टूबर को बाहर लाया गया। कौन लाया उन्हें बाहर? मैं लाया था। किसने कहा था उन्हें बाहर लाने को? जी, प्रकाश चौहान ने। मनोज, एक काम करो, पहले उन दोनों को बाहर निकाल कर लाओ और फिर भोपाल में टिका दो, ठीक है? ठीक है सर। 16 अक्टूबर तो उन्हें गांव वापस लेकर आया और फिर गगन सिंह के घर पर छोड़ दिया। और कौन शामिल है इसमें? गजानन शास्त्री का क्या रोल है इसमें? गजानन जी ने गगन से बात की थी और मुझे कहा था सचिन और जग्गा को गगन के घर में ठहराना है। फिर मैं और गगन दोनों सचिन और जग्गा को इलाके दिखाने बाहर लेके गए। यही है वो घर। ये है योगेंद्र जोशी। पब्लिक वाली जगह पे उसके साथ कुछ करना आसान नहीं होगा। आपने कहा ना, बहुत नामी आदमी, पकड़े जाएंगे हम। मेरे पास एक प्लान है, उसको खत्म करो और फुटो वहां से। भागने के लिए टाइम भी ज्यादा मिलेगा और पकड़े जाने की संभावना ना के बराबर। क्या प्लान है? देखो, योगेंद्र यहाँ गांव में रामलीला के उद्घाटन के लिए आया और 18 तारीख की शाम को इंदौर में उसका कॉन्फ्रेंस है। यानी वो यहाँ से 17 या 18 को निकलेगा और ज्यादातर उसका भाई अपनी गाड़ी में छोड़ने जाता है, मुझे पता है। मतलब इन 3 दिनों में हम अपना काम कर सकते हैं? हाँ, 16, 17 या 18 एग्जैक्टली कब निकलेगा मुझे पता लग जाएगा, मैं बता दूंगा। और पुलिस यूनिफॉर्म? पुलिस यूनिफॉर्म का इंतजाम हो जाएगा। हमें एक बाइक और गन की जरूरत होगी। बाइक का इंतजाम हो जाएगा, मैं गगन को बोल दूंगा लेके आएगा। लेकिन हमें गन नहीं खरीदनी चाहिए, निशान छूट जाने पे पकड़े जाने का चांस बढ़ जाएगा। गन का जुगाड़ मैं कर लूंगा। जब वर्दी पुलिस की है तो गन भी पुलिस की होनी चाहिए ना। काम शुरू कर दो, हमें एकदम तैयार रहना चाहिए। तो प्रकाश और गजानन दोनों एक साथ हो गए थे इस हत्या के लिए? जी, दोनों की योगेंद्र जोशी से रंजिश थी। प्रकाश जी के पिता चुनाव हार गए थे। मतगणना के अनुसार भूपेश जोशी जी 243 मतों से जीतते हैं। अपनी पहुंच का नाजायज फायदा उठाकर अच्छा नहीं किया तुमने योगेंद्र। स्वीकार लेना चाहिए कि अब आपको जनता का समर्थन मिलना बंद हो गया है। और गजानन जी को मिलने वाला एक खास ठेका योगेंद्र जोशी के भाई मुकेश जोशी को मिल गया था। आपको कांटेक्ट नहीं मिला? कांटेक्ट मिला मुकेश जोशी को। वजह तो आपको पता ही होगी, योगेंद्र जोशी बहुत पावरफुल आदमी है वो प्रकाश जी। खैर, आपने मुझे क्यों बुलाया? आपको तो पता होगा, पिछले साल मेरे पिताजी चुनाव हार गए थे इसी योगेंद्र जोशी के कारण। इसने अपनी सारी ताकत लगाकर मेरे पिताजी के खिलाफ वोटिंग कराई। बहुत पकड़ है उसकी यहाँ पर लोगों पर। तो हमें उसकी इसी पकड़ को तबाह करना है। वो बहुत लोकप्रिय आदमी है, उसे तबाह करना आसान नहीं है। गजानन जी, मैंने कब कहा कि ये एक आसान बात है, लेकिन ये नामुमकिन भी नहीं है। हम एक अच्छा प्लान बना सकते हैं। देखिए, आपके पास भी एक वजह है, मेरे पास भी एक वजह है, तीसरा एक और भी है जिसके पास अपनी एक वजह है। अगर हम तीनों हाथ मिला लें तो हम सफल हो सकते हैं। वैसे भी हम बचपन से सुनते आ रहे हैं
एकता में बड़ा बल होता है, शक्ति होती है। और कौन है? और कौन है जिसकी योगेंद्र से रंजिश थी? हम तो यही चाहेंगे कि वो रास्ते से ही हट जाए। इससे हमारी चुनाव में जीत आसान हो जाएगी। देखिए, उसका रास्ते से हटना हम सबके लिए फायदेमंद साबित होगा, इसलिए हम सबको अपनी अपनी पूरी ताकत लगाकर उसके खिलाफ कोई ना कोई प्लान बनाना पड़ेगा। मैं आप दोनों के साथ हूं। काल करे सो आज कर, जितना जल्दी हो उतना बेहतर। तुम्हें तो पता ही होगा कि प्रकाश और गजानंद कहाँ हैं? मुझे नहीं मालूम है। जिस दिन आपने प्रकाश जी को पूछताछ के लिए बुलाया था, उसके अगले दिन मुझे अंडरग्राउंड होने के लिए कहा गया था। मैं सच कह रहा हूँ मैडम, मुझे बिल्कुल नहीं मालूम, कुछ नहीं मालूम मुझे वो दोनों कहाँ हैं। उसके बाद एक बार भी गांव नहीं गया। तो चलो सबसे पहले उस देवेश राजपूत को पकड़ा जाए और उन दोनों के पीछे रेड अलर्ट जारी कर दो। उन चूहों के पीछे पड़ जाओ, देखते हैं कब तक बिल में छिपे रहते हैं। मेरी बात सुनिए सर। सर 7 लोग कस्टडी में। योगेंद्र जोशी से दुश्मनी रखने वाले सभी लोगों ने मिलकर इस हत्याकांड को अंजाम दिया था। सबकी दुश्मनी के कारण अलग अलग है और क्राइम में यूज की गई रेड बाइक बरामद हो चुकी है। और वो दो हत्यारे कहाँ हैं? सर सचिन और जग्गा अभी फरार है, हम उन तक नहीं पहुंच पाए और क्राइम में यूज की गई गन वो भी अब तक बरामद नहीं हो पाई है। उन दोनों को पकड़ो, वो इस साजिश की अहम और आखिरी कड़ी है। सर वो बहुत जल्द हमारी गिरफ्त में होंगे। हाँ बिस्मिल्लाह, बोलो। साहब पक्की खबर है, सचिन एक आदमी के साथ बाइक पर निकला है। किधर निकला है? साइड रोड जो बरेली को जाता है। खबर है बरेली में उनको कोई काम है साहब। कौन कौन है? साहब सचिन के साथ कोई और है, लेकिन जग्गा नहीं है। ठीक है। टाइम हो गया मैम, आते होंगे कभी। ठहर जाओ सर।
खून के पैसे। क्या मिला उन्हें? क्या मिला उन्हें योगेंद्र को मार के? क्या मिला? हत्या में शामिल दूसरा आरोपी अब भी फरार है। बाकी के षड्यंत्रकारी अभी न्यायिक हिरासत में हैं और पुलिस इस मामले की चार्जशीट दायर करने वाली है। योगेंद्र जोशी के दुश्मनों ने इकट्ठे होकर दोस्ती का हाथ थामा, साजिश रची और उसे रास्ते से हटा दिया। योगेंद्र जोशी काफी प्रभावशाली माना जाता था, लोगों के बीच उसकी बहुत अच्छी पकड़ थी। साजिश करने वाले बच नहीं पाए, पकड़े गए और उनकी साजिश का पर्दाफाश हुआ। लेकिन क्या उन्हें इसकी सजा भी मिलेगी, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। इस केस की सुनवाई शुरू होनी अभी बाकी है। कई राजनीतिक पार्टियों में क्रिमिनल बैकग्राउंड वाले लोग हैं। माना जाता है कि उनकी दबंगाई पार्टियों को वोट दिलाने में मदद करती है। एक बहुत ही फेमस लाइन है फिल्म की, विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। जब आपके पास अजीम ताकत आती है तो जिम्मेदारी भी उतनी ही बड़ी हो जाती है। हमारे देश की राजनीति में ये बात कितनी सच कितनी झूठ है, इस बात का नमूना हमें दिन रात देखने को मिलता ही रहता है। आपसे फिर मुलाकात होगी क्राइम पेट्रोल दस्तक में एक और नए केस के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें और याद रखें, ईर्ष्या, जलन, जेलसी, लालच ये इंसान के सबसे बड़े दुश्मन हैं। जय। इस तरह के और भी एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।